कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब कर्राब साहब और मीडिया के तमाम दोस्तों, जैसा कर्राब साहब ने आप लोगों को बताया, हम लोग पूरे देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ एक प्रोग्राम चला रहे हैं पूरे देश भर में। उस प्रोग्राम को किक स्टार्ट करने के लिए, इनॉग्रेट करने के लिए मैं कल यहाँ पे आया था। उरी की चंदनवाड़ी के इलाके में ताज मोहम्मद साहब की जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से हम लोगों ने इसका किक स्टार्ट किया। आने वाले दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में इस प्रोग्राम को हम लोग चलाएंगे। लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़, हमारा वोट हमारा हक, इसके नाम से ये चला रहे हैं। और वैसे इसके पहले जो हमारी रियासत हमारा हक भी जो है हम लोग लगातार चला चुके हैं और आगे भी उस प्रोग्राम को चलाएंगे। लेकिन ये आखिरकार क्यों 75 साल के बाद में, 75-77 साल के बाद में आज इस नारे को फिर दोबारा देने की ज़रूरत पड़ी? पूरे ऑल इंडिया लेवल पे क्यों ये हम लोग चला रहे हैं, क्यों ये नारा दे रहे हैं? जैसा आप लोगों को पता चला, ये सरकार क्या क्या हथकंडे अपनाकर सरकार में बने रहने की कोशिश कर रही है। पहले हम लोगों ने देखा कि ये सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल करके इन्होंने सरकारें गिराने का काम किया। अब कर्नाटक की सरकार कैसा गिरी? 16 एमएलएस को के खिलाफ में ईडी आईटी के समन्स चले जाते हैं, उनके घर पे फाइल्स उनके खिलाफ खुलते हैं, उनको उन पार्टियों से बाहर हटवा के अपनी पार्टी में शामिल करवा के सरकार गिराते हैं। पार्टियों को इन्होंने स्प्लिट करवाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी स्प्लिट हो जाती है, शिवसेना स्प्लिट हो जाती है और महाराष्ट्र की सरकार गिर जाती है। इन्होंने इसी तरह से गोवा में अपनी सरकार बना ली डरा धमका के, मेघालय में अपनी सरकार बना ली, अरुणाचल प्रदेश में सरकार अपनी बना ली, बिहार में इसी तरह से करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई। इसी तरह से हमारी सरकार कई सालों के बाद मध्य प्रदेश में जो आई थी, उस सरकार को भी इन्होंने ईडी आईटी और सीबीआई के मदद और ताकत के साथ में इन्होंने अपनी सरकार, वहां पे भी हमारी सरकार गिरवा के अपनी सरकार बनवा दी। तो इनको एकदम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अपने दम पे, अपने प्रोग्राम्स के दम पे, अपने डेवलपमेंट काम के दम पे सरकारें नहीं बना रहे, चुनाव नहीं जीत रहे। वो बात करें जो बोलते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, जो बोलते हैं सिर्फ महज एक नारा रह गया। नौकरियां देने, भाई साहब प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप सुनिए। हम ये सबका साथ, सबका विकास सिर्फ एक महज नारा बन के रह गया। नौकरियां नहीं, पैसे जो बाहर से लाना था वो नहीं, किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं, स्मार्ट सिटीज बने नहीं, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ा नहीं, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े नहीं, इन्वेस्टमेंट्स हिंदुस्तान में आए नहीं। लेकिन ये नारे जो दिए थे 2022 तक सबके घर पे छत रहेगी, 2022 इनका टारगेट था, 2022 चले गया, अब 2047 हो गया इनका टारगेट। तो ये टारगेट बढ़ा लेके चले जा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। तो काम नहीं हो रहा तो लोगों को पता चल रहा है, उसके दम पे चुनाव जीत नहीं सकते। इसीलिए ये एजेंसीज का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का काम है, डरा धमका के अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम इन्होंने किया। इसके बाद हम लोगों ने इसके विरोध किया, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक्सपोज किया कैसा कैसा ये इस्तेमाल कर रहे हैं इन एजेंसीज को। फिर इन्होंने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, इसी एजेंसीज को इस्तेमाल करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अपने पैसा इकट्ठा करवाना शुरू किया पिछले 2024 के इलेक्शन के पहले, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड ना बने। हजारों करोड़ों रुपए अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत इन्होंने अपने पार्टी के ट्रेजरी में उन्होंने जमा कर दिया। सवेरे जाएंगे ईटी आईडी वाले किसी बिजनेस टाइकून के पास, छापा मारेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा इकट्ठा हो जाएंगे, फिर उनके घर से उठ के आएंगे, समन्स इश्यू करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। वो कंपनी की तरफ से हम लोगों ने क्लियर कट निकाला है इसको
किस तरह से कोरिलेशन है इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा, जो बीजेपी के इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा जो इकट्ठा हो रहा है, और जो कंपनीज ने पैसा दिए थे उनके खिलाफ कैसा कैसा इन्होंने समन्स निकाला था, कैसा कैसा उन लोगों को छापा मारा था, कैसे कैसा उन लोगों को तंग करने की कोशिश की थी। वहां पे ये एक्सपोज हम लोगों ने किया। अब इनको समझ में आ गया कि सीबीआई ईडी आईटी का खेल नहीं हो सकता। उसके तुरंत बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने नई एजेंसी पकड़ ली, इन्होंने इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करना शुरू किया। महाराष्ट्र के चुनाव में हम पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैक्सिमम सीट्स हमारे गठबंधन को आता है, नेशनल एनसीपी को, शिवसेना कांग्रेस के गठबंधन को मैक्सिमम सीट्स आते हैं। हमें लगभग 10 30 सीट शायद वहां पे हमें है। 3 महीने के बाद असेंबली का चुनाव होता है। असेंबली के चुनाव में अचानक हमारा सफाया हो जाता है वहां पे, तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ऐसे 3 महीने में कौन से ऐसे मुद्दे आ गए जिसमें हमारा सफाया हो गया। हम चेक करना शुरू किए तो जिस दिन वोटिंग खत्म हुई 5-6 बजे, उस टाइम का एक परसेंटेज ऑफ वोटिंग, रात के 11 बजे एक परसेंटेज ऑफ वोटिंग होता, और वोट काउंटिंग के दिन का परसेंटेज ही अलग हो जाता। जो परसेंटेज इलेक्शन कमीशन अनाउंस करती है उसमें और जो वोटिंग जो काउंटिंग में जो वोट निकलते हैं उसमें अचानक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2, 4-4, 5-5 हजार बढ़ जाते हैं। फिर हम लोगों ने पता कि क्या हुआ, तो 65 लाख वोट इन्होंने ऐड किए थे। महाराष्ट्र के चुनाव में असेंबली इलेक्शन से पार्लियामेंट इलेक्शन से असेंबली इलेक्शन सिर्फ महज 3 महीने का डिफरेंस था। वोटर्स लिस्ट रिवाइज करने के चक्कर में 65 लाख वोट्स इन्होंने ऐड किया था। तो हम लोग को लगा, हम लोगों ने हंगामा किए, एक्सपोज करने की कोशिश किए, सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन हमें बहुत ज्यादा रिलीफ वहां मिली नहीं। फिर बाद में आया बिहार का इलेक्शन, अब तो ऐड करके जीत गए लोग, वो एक्सपोज हो गए वहां पे। अब इन्होंने नया एक तरीका शुरू कर लिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो करेंगे वोटर्स लिस्ट का। अचानक कर लिए। अब यहां पे 65 से 70 लाख वोट डिलीट किए, महाराष्ट्र में ऐड किए, यहां पे 65 से 70 लाख वोट डिलीट किए। तो हम लोग पूछिए भाई किसके नाम डिलीट किए, कौन से वोटर को आपने हटाया, आप लिस्ट दीजिए। देने रेडी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट बोली कि ये वोटर का राइट है कि उसका वोट डिलीट हुआ या है या नहीं पता करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पूरे ये 65-70 लाख वोट जो आप डिलीट किए, आप इसको पब्लिश कीजिए और पब्लिक करें। और उन्होंने ये भी कहा ऑनलाइन इसको करवा दीजिए, ताकि जो है अगर कोई अपना फिर से दोबारा वोटर लिस्ट में नाम डलवाना चाहता है तो वो नाम डलवा ले। यहाँ पे हम लोगों ने हंगामा करना शुरू किए, लेकिन वहाँ पे पब्लिश करने आगे पीछे किए, उसके बाद थोड़े पब्लिश किए, फिर हम लोग ऑनलाइन हमारे BLS को लगा के वोटर्स लिस्ट में दोबारा अपना नाम चढ़ाने की कोशिश किए। वहाँ पे ऑफिसर साथ नहीं दे रहे। सीधा इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीधा जो है नॉन कोऑपरेशन टाइप वो लोग मूवमेंट टाइप चला रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज का साथ ही नहीं देना है। फिर ये लोग कैसा करते हैं, हम लोगों ने कोशिश की। मेरे स्टेट में, कर्नाटका में, बैंगलोर सेंट्रल में हम 30,000 वोट से हारे। उसमें 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है महादेवपुरा, और वो महादेवपुरा का 6 लाख वोटर्स उसमें है। उसमें हम लोगों ने चेक करवाया कि क्या करें। वहाँ हमारा कैंडिडेट मंसूर खान करके उन्होंने चेक करवाया। 1,10,000 फर्जी वोट थे। वो एक घर में 50 वोट, एक बिल्डिंग में 5,000 वोट, एक नाम पे 50-50 वोट। अब पता नहीं समझ में, एक वो एपिक नंबर जो होता है उनका आईडी जो होता है, आईडी नंबर, एक नंबर पे 40-40, 50-50 वोट। और वोटर्स कहाँ हैं, कोई यूपी के वोटर्स हैं, कोई हरियाणा के हैं, कहीं पंजाब से हैं, कहीं आसाम से है, मध्य प्रदेश से हैं वोटर्स हैं। हम लोगों ने पूरा निकाले। राहुल गांधी वो बड़ी पावरफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, खुलासा किया। अब उसके बाद अब उनको अपने एनोमलीज जो हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, इलेक्शन कमीशन उसको में सुधार करना चाहिए, उसमें फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन ने किया, इलेक्शन कमीशन अपने भी क्यों ले रही, हो सकता है नीचे ये लोग ने गड़बड़ की होंगी उनकी इलेक्शन कमीशन, उसमें इंक्वायरी वो करने के लिए रेडी है। उन्होंने उल्टा राहुल गांधी जी को ये बोला कि आप लोग वकालतनामा दाखिल करें और आप बताएं कि ये डेटा आपको कहां से मिला। मतलब इसके बाद अभी 4-5 दिन पहले और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, अलंग नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे कांग्रेस, बहुत हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर होती है हर इलेक्शन में, 1000, 2000, 3000 का मामला होता है।
उस कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 7,000 वोट उन्होंने ऐड करवा लिया। अलंग कॉन्स्टिट्यूंसी है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में। तो ये भी हम लोगों ने निकाल के दिखाया। तो इससे एकदम साफ है, तो इनकी मंशा साफ है कि ये डेवलपमेंट के नाम पे, प्रोग्राम के नाम पे, स्लोगन के नाम पे ये चुनाव जीत नहीं सकते। सिर्फ दो ही तरीके से ये चुनाव जीत सकते हैं, या तो हिंदू मुसलमान करेंगे या नहीं तो सरकारी एजेंसीज को इस्तेमाल करके चुनाव जीतेंगे। यहाँ पे वोट चोरी करके वो चुनाव जीतने का काम किए हैं। इससे इस्टेब्लिश हो गया कि 24 का इलेक्शन, उसके पहले के इलेक्शंस में भी किया होगा, 24 के इलेक्शन में एकदम साफ है। 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वोट चोरी कर कर प्रधानमंत्री बने हैं, एकदम ये साफ हो गया। तो हम लोग इसको बड़े लेवल पे इस मुद्दे को उठाए हैं। हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं वोटर्स में, क्योंकि सबसे बड़ा हक जो बराबरी का हक हमारे देश में अगर किसी भी नागरिक को है तो वो वोट का हक है। जब हमारे जब आज़ादी मिली थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, अलग अलग एजेंसीज बना रहे थे, अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज बना रहे थे, उस टाइम पे नेहरू जी ने कहा कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को बराबरी का हक मिलेगा, वो है वोटिंग राइट मिलेगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज उन्होंने उस टाइम पे ऐलान किया। जब आरएसएस ने, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपको, आरएसएस और जनसंघ ने उस टाइम पे इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था लिमिटेड फ्रैंचाइज होना चाहिए। उनके लिमिटेड फ्रैंचाइज में पैसे वाले थे, मालदार लोग थे, उच्च जाति के लोग थे, मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी उच्च जाति के लोग थे, जमीन जिसके पास है वो लोग थे, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग थे, और टैक्स पेयर्स थे। उसमें निचली जाति के लोग नहीं थे, गरीब नहीं थे, किसान नहीं थे, मजदूर नहीं थे, माइनॉरिटीज नहीं थे, ये सब उनके उसमें नहीं थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजर में उस टाइम पे लिखा था, नेहरू विल रिग्रेट फॉर हिज डिसीजन ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज करके। आज भी उनकी मानसिकता, उनकी जहनियत वही है कि कुछ लोगों को, कम लोगों को, और खास करके मेजॉरिटी कम्युनिटी के उच्च जाति के लोगों को ही वो प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो किसका वोट वो निकाल रहे हैं। अगर आप बिहार का बड़ा केयरफुली अगर उसको एनालिसिस करें, उसमें दलित बाहर हो रहे हैं, बैकवर्ड बाहर हो रहे हैं, किसान बाहर हो रहे हैं, गरीब बाहर हो रहे हैं, मुसलमान बाहर हो रहे हैं। बैकवर्ड में खासकर यादव, क्योंकि उनके खिलाफ वोट करते हैं तो उनको बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें और एक ये भी है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी अमीर लोगों की बात करती है, कैपिटलिस्ट लोगों को बात करती है। उनके लिए जो है गरीब को खाना पानी देना, राशन पानी देना उनकी पॉलिसी में नहीं है। वो बार बार यही कहते हैं कि मनरेगा के वो खिलाफ उठाते हैं हमेशा। वो हमेशा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस ने पास की थी यूपी के जमाने में, उसके खिलाफ रहते हैं। क्योंकि एक्ट बन गया पार्लियामेंट का, तो उनको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन पानी जो देना है, वो इस वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं रहेगा उसको राशन पानी नहीं मिलेगा। वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं रहेगा उनको पेंशन नहीं मिलेगी।